Hello students, myself Dr. Meenu, Assistant Professor Mathematics, Dr. B.R. Ambedkar Government College, Kathmandu। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। ये चैप्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के सिलेबस में है। स्टैटिक्स पेपर का नाम है, बुक का नाम है स्टैटिक्स, चैप्टर थर्ड है मोमेंट्स और एक्सरसाइज 2 है। और इसके कंसेप्ट्स में पहला कंसेप्ट है वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, मान लेते हैं हमारे पास P और Q दो फोर्सेस हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, और किसी पॉइंट O के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं, P का मोमेंट, तो P इंटू ओ एन, Q का मोमेंट Q इंटू ओ एम, परपेंडिकुलर से ये, और फिर जोड़ देते हैं इन मोमेंट्स को, P इंटू ओ एन प्लस Q इंटू ओ एम, मोमेंट्स का जोड़ हो गया। तो वेरिग्नन थ्योरम कहती है कि ये जो मोमेंट्स का सम है ये बराबर है, इनका रिजल्टेंट अगर R था, P और Q का कोई रिजल्टेंट भी होगा R, तो उस R का मोमेंट O के अबाउट, मान लो R का मोमेंट O के अबाउट है OL, तो R इंटू OL, ये थ्योरम वेरिग्नन थ्योरम कह रही है कि फोर्स P और Q यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट A पर, तो P का मोमेंट अबाउट पॉइंट O प्लस Q का मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट O। और फिर बाद में इसी थ्योरम को जनरलाइज करके हम कहेंगे ये फोर्सेस दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5, 7, 10, 15 कितने भी फोर्सेस हो, बस एक प्लेन में होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, तो उन सब के मोमेंट्स का सम एक पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू उनके रिजल्टेंट का मोमेंट। ये थ्योरम है वेरिग्नन्स। अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं? अब हमने लिख दिया P का मोमेंट अबाउट O, P इंटू ओ एन, ये देखो मोमेंट ऑफ P अबाउट P इंटू ओ एन। हम इस डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज करते हैं। P इंटू ओ एन, ये P है और ये है हमारा Q, तो P इंटू ओ एन। ओ एन को हमने कह दिया कि ये जो P है ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो उस केस में ये ओ एन बराबर होगा ओ ए कॉस अल्फा या साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो ओ एन हो गया ओ ए साइन अल्फा। अब ओ ए साइन अल्फा के बाद हमने क्या किया, ओ ए को तो अलग रख दिया, P को साइन अल्फा के साथ लिख दिया, P साइन। P साइन अल्फा का मतलब है यदि मैं OA के परपेंडिकुलर कोई लाइन OX बनाती हूँ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है बीच में, तो P को रिजॉल्व करती हूँ कंपोनेंट्स को, तो इधर तो बनेगा P cos अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल है और ये P है, तो इस तरफ तो P cos अल्फा और इस तरफ बनेगा P साइन अल्फा। तो मैंने कहा कि P sin alpha means resolved part of P along AX. Resolved part of P along AX. Similarly, Q के लिए भी लिख दिया कि Q का मोमेंट अबाउट O हो जाएगा Q इंटू ओ एम, और वो निकलेगा Q इंटू ओ ए इंटू रिजॉल्व पार्ट ऑफ Q along AX। तो ये हमने लिख दिया Q के लिए कि AO इंटू रिजॉल्व पार्ट ऑफ Q along AX। ये देखिए मोमेंट ऑफ Q अबाउट हो गया इतना। अब R की बात करते हैं कि R रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मोमेंट निकालना है। हमें जो थ्योरम कहती है वो कहती है इनको जोड़ दो, तो मैंने इनको प्लस कर दिया। अगर इनको प्लस किया तो ये प्लस सम हो गया, तो सम में P और Q का है, तो AO कॉमन हो गया, और जब प्लस किया तो P और Q का प्लस करने पर R आ गया कि P का रिजॉल्ट पार्ट प्लस Q का रिजॉल्ट पार्ट यानी R का रिजॉल्ट पार्ट। R का रिजॉल्ट पार्ट बनाने के दिखाने के लिए
हमने पहले बताया कि आर ओ ई के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गामा, ये रहा। अगर वो एंगल गामा है, ये गामा लिखा है, तो आर का रिजल्ट पार्ट इस तरफ कितना बनेगा? देखो उस तरफ आर cos गामा बनेगा और इस तरफ आर साइन गामा बनेगा, तो इस तरफ आर साइन गामा, तो पी का रिजल्ट पार्ट प्लस क्यू का रिजल्ट पार्ट यानी आर का रिजल्ट पार्ट अलोंग ए एक्स, तो वो क्या आर साइन गामा, ये लिख दिया आर साइन गामा। अब साइन गामा की वैल्यू क्या होगी? ये अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ ओ ए एल, क्योंकि आर का परपेंडिकुलर है ओ एल, आर पर जो ओ से है, तो ओ ए एल ट्राइंगल में ये ओ ए एल है। अगर मुझे साइन गामा चाहिए तो क्या होगा? साइन गामा होगा ओ एल बटा ओ ए, ओ ए कैंसिल हो जाएगा, ये ओ ए कैंसिल हो गया, तो आर इंटू ओ एल बचा। ओ एल क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी मोमेंट हो गया। आर इंटू ओ एल मीन्स मोमेंट। किसका मोमेंट? आर का। किसके अबाउट? ओ के अबाउट। हैंस प्रूव्ड, यही तो थ्योरम थी। थ्योरम यही कह रही थी कि प्रूव करो कि आपका सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। अब इसी का सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमने कहा कि फोर्सेस को मान लेते हैं पैरेलल है। पैरेलल है, यहाँ तो फोर्सेस हमने कहे थे देखो इंटरसेक्टिंग है, यहाँ फोर्सेस हमने कहे थे कि इंटरसेक्ट करनी है। अब हम कह रहे हैं फोर्सेस कैसे हैं? पैरेलल है। मान लेते हैं फोर्सेस पैरेलल। अगर फोर्सेस पैरेलल हैं तो दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो सकता है अपोजिट हो, तो अपोजिट वाला केस थर्ड हो जाएगा। अभी हम कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में है, पी और क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास दिखा रहे हैं हम फिगर 3.9 में कि ये P है और ये Q है और सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट हमने दिखा दिया P प्लस Q। और O के अबाउट हम मोमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो P का मोमेंट हो गया P इंटू ओ ए, Q का हो गया Q इंटू ओ बी, तो टोटल सम हो गया P इंटू ओ ए प्लस Q इंटू ओ बी, P इंटू ओ ए प्लस Q इंटू ओ बी। ओ ए को जानबूझकर हमने लिखा कि ओ सी, हम अब ओ सी के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं। हमारा एम क्या है? हम चाहते हैं इज इक्वल टू आर इंटू ओ सी निकालना, तो हम ओ ए को ओ सी की रकम में लिखेंगे, तो ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ए सी, और ओ बी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, अब इसमें ओ सी तो हमें जरूरत है, हमारा रिजल्ट है आर इंटू ओ सी, तो पी इंटू ओ सी प्लस क्यू इंटू ओ सी, पी प्लस क्यू को आर कह देंगे, आर इंटू ओ सी, यहाँ तक तो हो जाएगा। लेकिन ये दो रकमें कैसे जाएं? इनके लिए हमें पता है कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो वी नो कि P इंटू बी सी, P इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। जब हमारे पास कोई भी दो फोर्सेस हैं पैरेलल हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है रिजल्टेंट इस तरीके से आता है, हमने ये सीखा हुआ है कि दो फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट पे बनेगी जो P का रेशियो है। जैसे P ज्यादा है अगर, तो रिजल्टेंट का डिस्टेंस P से और उधर Q से इनका रेशियो इक्वल रहेगा, मतलब P इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी सी। ये रिजल्टेंट इस ढंग से बनेगा, खुद ही वो ऐसे पॉइंट पे आएगा। तो इस बात का इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ये दोनों कट जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, हेंस सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस में हमने कहा कि अनलाइक है, अनलाइक यानी P अपवर्ड है और क्यू डाउनवर्ड, और P ज्यादा है, P को हमने ग्रेटर भी कहा कि P बड़ा है। अगर P बड़ा है तो दोनों का रिजल्टेंट तो P माइनस क्यू होगा और ऊपर की तरफ ही होगा, तो P माइनस क्यू होगा और अपवर्ड्स होगा। तो P माइनस क्यू और अपवर्ड्स में हमारे पास आ, अब ये जो रिजल्टेंट है P माइनस क्यू भी है और अपवर्ड्स भी है, वही सी पॉइंट है। तो हमारा रिजल्ट हम चाहते हैं मोमेंट P का P इंटू ओ ए और उधर है Q इंटू ओ बी। अब P इंटू ओ ए, P अपवर्ड है, माइनस Q इंटू ओ बी, क्योंकि मोमेंट की डायरेक्शन देख लो, P के लिए डायरेक्शन बनेगी O के अबाउट ऐसे, और बात ये वैसे आप डायरेक्ट भी कह सकते हो
कि P इंटू ओ ए माइनस क्यू इंटू ओ बी की अपोजिट है। तो आपके पास वैसे P की तरफ देखो, ये बनेगी डायरेक्शन P के लिए तो बनेगी ऐसे, ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है पॉजिटिव, लेकिन क्यू के लिए बन रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव। तो इसलिए क्यू के साथ हमने लगा दिया नेगेटिव और पी के साथ क्या लगाया पॉजिटिव, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब सेम बात है कि ओ ए को लिख दिया ओ सी प्लस सी ए, ये रहा ओ ए को लिख दिया ओ सी प्लस सी ए और ओ बी को लिख देंगे ओ सी प्लस सी बी। अब ओ सी तो हम चाहते हैं रिजल्ट में देना पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू इंटू ओ सी, तो P माइनस क्यू इंटू ओ सी आर इंटू ओ सी। सिर्फ ये दोनों हिस्से चाहते हैं कि इनको कैसे काटें, तो इनको काटने के लिए वही रेशो है कि P का रेशो, P का रिजल्टेंट से जो दूरी है P इंटू सी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू सी बी। तो P इंटू सी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू सी बी होता है। P और Q के बाद रिजल्टेंट अपनी जगह ऐसे बनाता है कि उसके जहाँ वो काट रहा है लाइन ऑफ एक्शन को, वहां से उसका डिस्टेंस P से गुना कर दो बराबर है Q से, तो ये रेशो सेम है। हेंस ये दोनों कट जाएंगे और देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू। तो हमारे पास ये जो थ्योरम थी कंप्लीट, हमने यहाँ तक कर ली कि वेरिग्नस थ्योरम प्रूफ। अब बात आती है कि अगर दो फोर्सेस के मोमेंट्स का जोड़ जीरो हो जाए कभी, तो कभी जीरो भी हो सकता है, P का ओ P इंटू ओ एन प्लस क्यू इंटू ओ एन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है वो या तो खुद जीरो है या फिर उसी पॉइंट O में से पास कर रहा है। O पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं हम, तो वो रिजल्टेंट O में से ही पास कर रहा है। जैसे ये P है, ये Q है और ये O है, तो या तो R खुद जीरो हो जाएगा, नहीं तो अगर R O में से ही पास करेगा तो उसका मोमेंट का सम जीरो बनेगा, कि R खुद ही O में से पास कर रहा है या R खुद जीरो हो जाए, या तो R passes थ्रू O या R। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसी में अभी और भी बात है कि जनरलाइज कर दिया हमने वेरिग्नस थ्योरम को सारे फोर्सेस के लिए, कि अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ, बस को प्लेनर होनी चाहिए उसी प्लेन में, तो उनका मोमेंट का सम किसी पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट दैट। ठीक है, ये जनरलाइज कर दिया। जनरलाइजेशन के बाद फिर एक बात कॉरोलरी थी कि मान लेते हैं एक प्लेन में 10 फोर्सेस है और उन 10 के बाद भी इक्विलिब्रियम में है वो फोर्सेस। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि रिजल्टेंट जीरो है, उन 10 फोर्सेस ने मिलकर भी कुछ हिलाया नहीं, कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस किया, तो इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट जीरो है। तो उस केस में मोमेंट्स का सम क्या आएगा, जीरो आएगा अगर इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी सिस्टम को प्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस में उनका रिजल्टेंट जो होता है या तो सिंगल फोर्स होगा या कोई कपल होगा, या तो सिंगल फोर्स होगा या फिर अगर सिंगल फोर्स है रिजल्टेंट, तो सिंगल फोर्स में वो कहता है कि उस रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन पर, मान लेते हैं ये 10 फोर्सेस हैं, 3 4 5 6 फोर्सेस हैं और ये इनका रिजल्टेंट है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। इस पर किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के अबाउट मोमेंट का सम जीरो होगा। मान लो आपका ओ कहीं भी है तो वो सम मोमेंट्स का क्या आएगा, जीरो। कि अगर रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन पर वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको मोमेंट निकालना है, तो वो सम ऑफ मोमेंट्स जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, ये होगी वेरिग्नस थ्योरम पूरी। अब बात है कि हमारा कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो होता है वो या तो एक सिंगल फोर्स में ही रिड्यूस होता है या एक सिंगल कपल में रिड्यूस होता है।
बस उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, या तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा या कपल में। ओके, नेक्स्ट चीज, कहीं भी हमने काम करना होगा न्यूमेरिकल्स में, तो हम क्या एजेंडा या क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? हम क्या करेंगे, जो आर है हम मान लेंगे कि आर एंगल बना रहा है थीटा, तो आर का रिजल्ट पार्ट आर कोस थीटा हो गया इस तरफ, और जितने भी फोर्सेज हैं पी क्यू एक्स कुछ भी है, उन सब का मोमेंट भी अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे, तो आर कॉस थीटा पी वन कॉस अल्फा वन पी टू कॉस अल्फा टू, ऐसे ऐसे ही आर साइन थीटा परपेंडिकुलर तरफ आर साइन थीटा होगा। तो हम यही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। तो इट इज जस्ट अ स्ट्रेटेजी, जब यूज होगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिए, न्यूमेरिकल्स पर ही चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें फोर्सेस दिए हैं, फोर्सेस हैं पी, पी है ए बी की तरफ, ये हो गया पी, फिर है 3p बी सी, ये 3, उसके बाद सी डी की तरफ 2p, ये सी डी की तरफ हो गया, और फिर डी ए की तरफ है 5p, ये डी ए की तरफ हो गया, स्क्वायर है ये बी सी डी। हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी, डायरेक्शन का मतलब कितना एंगल बना रहा है थीटा, और आर का मैग्नीट्यूड हमने रिजॉल्व कर दिया, आर का इधर आर कोस थीटा बनेगा। अब हम 5p का देखते हैं, इस तरफ क्या बनेगा, 5p तो उल्टी तरफ है, अपोजिट, हम एक्स एक्सिस की तरफ कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ क्या इफेक्ट है 5p का, तो एक्स एक्सिस की तरफ 5p का इफेक्ट बना अपोजिट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं -5p है। उसके बाद 2p का, 2p तो परपेंडिकुलर है, तो टू परपेंडिकुलर फोर्स का इधर की तरफ तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, जीरो आएगा। उसके बाद 3p, 3p खुद इसकी तरफ है, तो 3p का इफेक्ट आएगा खुद 3p प्लस का, लेकिन ये इफेक्ट है, मोमेंट नहीं है, मोमेंट में तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ये है रिजॉल्ट पार्ट। तो 5p का रिजॉल्ट पार्ट -5p बना 3p का प्लस 3p, और p परपेंडिकुलर है तो p का जीरो, परपेंडिकुलर है एक फोर्स, उसका उसके परपेंडिकुलर तरफ इफेक्ट हो ही नहीं सकता, जीरो। तो हमारे पास फाइनली r cos थीटा में सिर्फ ये बना -2p, और जब r sin थीटा निकलेगा परपेंडिकुलर की तरफ है r sin थीटा, r sin थीटा में सिर्फ p और 2p का इफेक्ट आएगा, तो p उसकी तरफ है प्लस का हो गया, 2p माइनस का बनेगा, तो टोटली -p आ गया, स्क्वायरिंग और एडिंग की तो r स्क्वायर आया, टेंजेंट डिवाइड किया टेंजेंट थीटा आ गया। अब टेंजेंट थीटा और r आ गई, यही तो मांगा था। अगली चीज उसने मांग ली कि AD और DE का रेशियो 5:4 है, ये मतलब ये भी एक बात है कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स में उसने कहा कि जिस जगह रिजल्टेंट काट रहा है E पर, AD और DE का रेशियो भी निकालो कि रिजल्टेंट कहाँ काट रहा है। तो रिजल्टेंट जहाँ काट रहा है इसको एक्स एक्सिस को, हमें वो निकालने के लिए अब मोमेंट्स की हेल्प लेते हैं। तो मोमेंट्स की हेल्प कैसे लेंगे, हम कहेंगे कि आर की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है, हमारा जो सम ऑफ मोमेंट्स निकलेगा इन सारे फोर्सेस का इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट, किस पॉइंट के अबाउट, ई पॉइंट के अबाउट, हम मोमेंट्स निकालेंगे ई के अबाउट। पहले हम 5p का देखते हैं, देखो 5p की ये डायरेक्शन है, तो ई के अबाउट, ई के अबाउट तो वो ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस में आएगा, और एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, खुद ई में से पास कर रहा है, ई में से पास कर रहा है तो मोमेंट हो गया जीरो, तो मोमेंट जीरो, 5p का तो मोमेंट हो गया जीरो क्योंकि वो खुद ही ई में से पास कर रहा है, ये हो गया 5p इंटू जीरो। अगली चीज थी हमारी, अगला देखो 2p, 2p के लिए 2p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो DE है, और 2p के लिए डायरेक्शन देखते हैं हम अगर, तो 2p के लिए डायरेक्शन बन रही है ऐसे, ये है एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस का हो गया, तो 2p और इंटू DE, ये होना चाहिए, देखो 2p इंटू DE है, यही है। नेक्स्ट निकाला हमने तीसरे फोर्स का,
3p के लिए हमने कहा कि ई के अबाउट ऐसे चलेगा तो ये क्लॉकवाइज है, माइनस में आएगा, -3p। और डिस्टेंस कितना है इसका ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी डी। तो सी डी ये स्क्वायर की साइड है, ए है माना, हमने एज्यूम कर ली स्क्वायर की साइड को ए, तो बाद में हम लिख देंगे ए। अभी हमने 3p इंटू ए कह दिया ये माइनस का। और फिर ऐसे ही हमारा फोर्थ फोर्स है पी। पी के लिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है तो पी के लिए माइनस हो जाएगा। और साथ ही डिस्टेंस क्या है पी का, तो वो ए ई है, तो माइनस पी इंटू ए। देखिए माइनस पी इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, ए को ए डी प्लस डी ई लिख देंगे, उसके बाद हर साइड को ए लिख दिया स्मॉल ए। अब डी ई दोनों जगह है, डी ई इकट्ठा हो गया, 2p माइनस पी पी डी ई हो गया, 3p ए ए डी भी ए है तो पी ए 4 हो गया, तो डी ई 4 है। तो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया 3 फोर्सेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब वो जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये इक्विलेटरल का मतलब हर एंगल हो गया 60। और फोर्सेस हैं 3p 7p और 5p, तो 3p 7p और 5p। तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी। ये हमारा रिजल्टेंट है आर, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए इसका। और पॉइंट ई भी निकालना है कि वो कहाँ काट रहा है। पहले हमने बात की रिजॉल्व पार्ट से, तो सबसे पहले 3p का आर का रिजॉल्व पार्ट इधर आर cos थीटा हो गया। अब मैं आर cos थीटा के बाद देखो, पहले 7p की बात करते हैं, 7p cos 0, 5p एंगल बना रहा है 120, तो 5p cos 120। देखिए अब इसको ऐसे बना, 7p cos 0, 5p cos 120 और 3p कितना एंगल बना रहा है, 3p बना रहा है 3p का एंगल 240 है। ये देखो 3p बना रहा है यहाँ तक एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ना, तो 240 बनेगा ना, ये एक्स एक्सिस, तो 3p cos 240। ठीक है, यहाँ तक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना भी एंगल बन रहा है वो प्लस में लिखा जाएगा। ऐसी सेम साइन के लिए लिख दो, ये हमने कैलकुलेशन भी कर ली और हमने सेम चीज साइन के लिए भी लिखी, ये कैलकुलेशन हो गई और सेम बात साइन के लिए लिखी, बिल्कुल डिट्टो वही, एंगल्स वही, बस साइन में आएगा। कैलकुलेशन ये भी हो गई। अब बात आती है स्क्वायरिंग एडिंग करके आर भी निकल गया और टेन थीटा भी निकल गया। अब पॉइंट ये आता है, जो हमें डिस्टेंस, जो हमें ई की पोजीशन चाहिए वो कैसे निकले। ई की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया पिछले न्यूमेरिकल में भी कि हम ई की पोजीशन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, ये ई की पोजीशन चाहिए, तो ई की पोजीशन निकालने के लिए हम मोमेंट्स लेंगे। ये हमने रिजॉल्व पार्ट लिए थे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब हम मोमेंट्स में हम क्या कहेंगे कि ई पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, तीन फोर्सेस का मोमेंट अबाउट ई इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट ई, ये वेरिग्नस थ्योरम कहती है। तो 7p का मोमेंट तो अबाउट ई वैसे ही 0 आएगा, 7p खुद क्रॉस कर रहा है ई में से। उसके बाद 5p का मोमेंट जब निकलेगा तो डायरेक्शन देखते हैं, 5p कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है माइनस, तो -5p इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई से वो है em, तो -5p इंटू em। ठीक है, और उससे नेक्स्ट हमारा आएगा इसका ए बी का, तो ए बी ये 3p के लिए डायरेक्शन देखते हैं, तो 3p की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस, तो 3p और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है el, तो 3p इंटू em। अब देखिए -5p इंटू em, ये आ गया 3p el और -5p इंटू em इज इक्वल टू r इंटू 0। r तो खुद ई में से पास कर रहा है, तो r का रिजल्टेंट, r का मोमेंट 0 हो जाएगा, 7p का भी 0।
अब हमारे पास ये है। अब EL और MD को हम किस रूप में चाहेंगे? हमें रेशो क्या चाहिए? D पॉइंट से चाहिए ना। हमें चाहिए एक तरह से रेशो जो चाहिए हमें, वो हमें BE और BC का चाहिए, है ना। तो BE और BC का चाहिए, तो अब मैं EM को EC की उसमें लिखूंगी, EC की टर्म्स में। तो EM क्या बनेगा EC की टर्म्स में? EM इज इक्वल टू EC। देखो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 60। EM इज इक्वल टू EC साइन 60। ऐसे ही EL इज इक्वल टू EB साइन 60। तो दोनों लिख दिए, EB साइन 60 और EC साइन 60। ये रहा EB साइन 60, ये रहा EC साइन 60, और फिर इनको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया कि तीन फोर्सेस हैं P, Q और R। वो कहाँ से एक्ट कर रहे हैं? AB, BC और BA पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ट्राइंगल इक्विलेटरल। और रिजल्टेंट जो है वो पैरेलल है किसके? BC के, और सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है। तो हमें ये दिखाना है। करते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल है ABC, और हमारे पास तीन फोर्सेस हैं PQR, ठीक है। ये PQ और R। रिजल्टेंट ये है जो BC के पैरेलल है। ये BC है, ये C है, ये B है। BC के पैरेलल है रिजल्टेंट, और सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है G है सेंट्रॉइड। ये G जो है ये है सेंट्रॉइड। अब हमने कहा कि हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमने सबसे पहले बोला कि चूंकि सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है रिजल्टेंट, सेंट्रॉइड से तीनों का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो स्मॉल d है, तो P इंटू स्मॉल d। अब डायरेक्शन देखनी है हमें, P तो इस तरफ है, किसके अबाउट निकालें मोमेंट? मोमेंट्स हम निकालेंगे किसके अबाउट? मेन बात यही है कि हम मोमेंट सारे किसके अबाउट निकालेंगे। तो मोमेंट्स हम निकाल रहे हैं अबाउट G। तो कितना बनेगा जी के अबाउट? देखो P का मोमेंट कितना बनेगा, तभी तो G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। तो P का मोमेंट बनेगा जी के अबाउट। डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस का हो गया PD। क्यू का बनेगा क्लॉकवाइज, तो माइनस क्यू डी। देखो उसके बाद R का भी क्लॉकवाइज है तो माइनस आर डी। तो यहाँ से P माइनस क्यू माइनस आर आ गया, इतना हो गया। अब नेक्स्ट बात हम कहेंगे कि अगर हम इस रिजल्टेंट की तरफ रिजॉल्व पार्ट करें, ये चूंकि BC के पैरेलल है, तो जब हम रिजॉल्व पार्ट करते हैं इसके अलोंग, इसके एक्स एक्सिस की तरफ, तो और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की, सारा रिजल्टेंट एक्स एक्सिस की तरफ है एक तरह से, वाई की तरफ उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो वाई की तरफ जितने भी रिजॉल्व पार्ट है उनका सम जीरो होना चाहिए। तो ये वाई एक्सिस की तरफ जो रिजॉल्व पार्ट है उनका सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि सारा रिजल्टेंट BC के पैरेलल है। तो P का रिजॉल्व पार्ट उधर कितना आएगा? P एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60, तो P sin 60। ऐसे ही Q का कितना आएगा? Q एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 120, तो Q 120। Q एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 300, 120 भी नहीं बना रहा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से ये एंगल जो है ये 300 बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्लस का Q साइन 300 या माइनस का साइन 120। और फिर R कितना एंगल बना रहा है? R 60 बना रहा है, और P तो एंगल 0 बना रहा था, तो P साइन 0 मैंने बोला। लेकिन अब मैं खुद ही रिकवरी कर रही हूँ उस बात की। P साइन 0, Q साइन 120 और R साइन 60। यहाँ से निकल जाता है Q इक्वल टू R। इसको पुट कर दो वहाँ P माइनस Q माइनस R में, तो आपका रिजल्ट आ गया। हैंस प्रूव्ड। उससे अगला न्यूमेरिकल, अगले एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो है P, 2P, -3P, 4P, 5P और -9P। अब हमें जो यहाँ पर P फोर्स है सपोज हमारा, तो P फोर्स में हमारे पास हेक्सागन है, ये रेगुलर, ये दिए हुए हमने ड्रॉ कर रखे हैं। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। P, 2P, -3P act along the sides of a regular hexagon। प्रूव क्या करना है कि जो इनका रिजल्टेंट है
वो सेंटर में से पास कर रहा है हेक्सागन के, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन। हमने मान लिया ये रिजल्टेंट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम रिजॉल्व करते हैं, तो आर कॉस थीटा बराबर है, पी के एंगल्स देखते हैं, पी का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, पैरेलल है ना, जीरो। ये रिजॉल्विंग दिखाइए, आर कॉस थीटा पी कॉस जीरो, टू पी का कितना एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 60, तो टू पी कॉस 60। थ्री पी का कितना एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, अगर मैं ये पिछले मिटाती हूँ तो देखो थ्री पी का एंगल कितना बन रहा है, तो थ्री पी का एंगल बना इतना, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, ये तो छोटे वाला तो हमारा है 60, तो ये कितना बना 300। तो 300 को हम माइनस का cos 120 भी कहते हैं और प्लस का cos 300। ऐसे ही अगला बना, ये मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे। ये एंगल्स के बाद ही रिजॉल्विंग कर दी, साइन की भी हो जाएगी, यही सेम काम हमने अगले पेज पर साइन के लिए कर दिया। देखो ये आर साइन थीटा में एंगल्स नहीं बदलते, एंगल्स वही रहते हैं, निशान भी वही रहते हैं। तो दो रिजल्ट आ गए, एक ये और एक ये। अब हम मोमेंट्स की बात भी कर लेते हैं। मोमेंट्स, अगर मैं मोमेंट्स लेती हूँ आर का मोमेंट, तो क्योंकि आर खुद ओ में से पास कर रहा है, मोमेंट अबाउट ओ ले लेते हैं। अगर मोमेंट्स अबाउट ओ लें तो आर का मोमेंट जीरो हो गया, लेकिन इन सबके ओ से डिस्टेंस बराबर है, सब हर एक साइड का, तो इसलिए क्योंकि ओ से डिस्टेंस बराबर है, तो हम मोमेंट्स में सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, हमने सब डिस्टेंसेस डी लिख दी हमने। देखो सिर्फ डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हुए, हेक्सागन का हम 3.1 में भी कर चुके हैं न्यूमेरिकल, तो मैंने इसे थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया है, इज इक्वल टू जीरो। ये सारी तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आपका न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल 5 देखिए। एग्जाम्पल 5 में हमें कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तीन फोर्सेस हैं पी क्यू आर, और वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल में एबीसी। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि उनका जो रिजल्टेंट है, पहला केस देखते हैं, रिजल्टेंट इन सेंटर में से पास करेगा तो ये कंडीशन होगी पी प्लस क्यू प्लस आर इज जीरो। पहले तो इन सेंटर क्या होता है, देखो किसी भी ट्राइंगल का इन सेंटर ये बनता है ऐसे, टच कर रहा होता है तीनों साइड, ठीक ड्रॉ नहीं हुआ है, जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, तो इन सेंटर देख, ये टच करता हो जाएगा तीनों, तो उसके जो रेडियस है, यही तो है रेडियस, रेडियस तो बराबर होंगे सारे तीनों, ठीक है। तो यही बात यहाँ आर 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 स्मॉल आर कह दिया उस रेडियस को। अब मोमेंट्स निकालना है, पी का मोमेंट पी इंटू आर, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन के लिए ये कौन सी डायरेक्शन जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव हो गया। और क्यू के लिए कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, आर के लिए कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज, तीनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हो गए, सारे पॉजिटिव है, कंडीशन हो गई। तो है तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं। सेकंड में सरकम सेंटर, सेकंड में है सरकम सेंटर, तो अब सरकम सेंटर के लिए करते हैं। अब इस डायग्राम में सरकम सेंटर पहले देखो होता क्या है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो ये हमारा होता है सरकम सेंटर एस। तो सरकम सेंटर जब बनता है तो उस केस में तो ये डिस्टेंसेस बराबर होंगे, ये क्योंकि सरकम सेंटर ट्राइंगल के किनारों को टच करता है। मुझे ये यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये ऐसे बनेगा, तो किनारों को टच करा तो ये तीनों साइड्स बराबर है, इनको आर आर कह दिया, ये देखो आर लिख रखा है आपके पास ये, तो मैं अगर इसको कहती हूँ आर, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल आर है, हमने क्या कहा कि यदि ये स्मॉल आर है, अ, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव तो कंडीशन करनी है। हमने पहले स्मॉल आर निकाल लिया, अब हम बात करते हैं कि हमें मोमेंट्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से शुरू किया मोमेंट्स का सम, क्योंकि आर हमारा रिजल्टेंट जो है वो सरकम सेंटर में से पास कर रही है, सरकम सेंटर है, तो हमारा रिजल्टेंट अगर सरकम सेंटर से पास करे तो उसके अबाउट मोमेंट्स आर का तो जीरो हो जाएगा, और इनके मोमेंट्स का सम,
इनके मोमेंट्स का सम बना, जैसे P यहाँ है, P का OD के साथ मल्टीप्लाई हुआ। डायरेक्शन हम देख चुके हैं सबकी, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, सब पॉजिटिव है। Q का OE हो गया, R का OF हो गया, तो यही लिखा है इन्होंने। अब OD की वैल्यू क्या होगी? OD की वैल्यू निकालनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ R। तो एक तरह से OD और R में जो एंगल है, हमें पता है कि जो एंगल ये सर्कम सेंटर के यहाँ बनता है, सेंटर पे बन रहा होता है, वो इससे ट्वाइस होता है। जैसे ये A है तो ये 2A बनेगा, ये A इधर और A इधर, मतलब 2A होता है, A और A, तो टोटल ये बनता है 2A। ऐसे समझ लो ये है 2A। तो अगर ये A है और ये 2A है, तो हमने R कैसे निकलेगा? हमारा यहाँ से OD निकालना है हमें। तो OD हो गया R, OD है हमारा इस टाइम बेस, तो R cos है। ऐसे ही OE आ गया R cos B, और वो R sin cos C, और पुट कर दी वैल्यू तो हमारा रिजल्ट आ गया। बस सेकंड हो गया प्रूफ। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में वो कहता है कि ये सेंट्रॉइड है। पहले इसको देखते हैं, थर्ड की स्टेटमेंट है सेंट्रॉइड, तो ये कंडीशन होगी सेंट्रॉइड के लिए। तो हमने कहा थर्ड के लिए सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड में हमने ट्रायंगल ले लिया किसी, ये जी हमारा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस जहाँ काटते हैं। मीडियन कौन होता है? जो ए से मीडियन होगा वो बीसी को बराबर दो हिस्सों में बांट रहा होगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होता, वो सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा होता है। अब मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मोमेंट के लिए, तो मैंने पी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा GL है, ठीक है। और क्या ऐसे ही होगा, लेकिन मैंने एक ए एक्स भी बना दिया BC का परपेंडिकुलर ए से, और एक जी से बनाया तो GL। अब इन ट्राइंगल्स को मैंने कहा सिमिलर होती है ये, कि जो रेशो हमें पता है सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 में बांटता है, कि AG ट्वाइस होती है और DG 1 टाइम, मतलब 3 पार्ट्स हो जाते हैं। ऐसे ही तो हम कहते हैं कि जिस रेशो में ये है वैसे ही रेशो में होगा AL और AX। ये जो है GL और GL और AX में भी वही रेशो होगा जो रेशो AG में और GD में है। तो GL और AX में वही रेशो है जो GD और AD में 1/3। यहाँ से क्या फायदा हुआ? यहाँ से हमें फायदा हुआ, हमने GL लिख लिया। हमें GL की भी जरूरत थी ना, मोमेंट है P इंटू GL, तो GL को हमने 1/3 टाइम्स AX लिख दिया। अब AX जो है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कौन है? BC, और हाइट कौन है? AX। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से आपका AX कितना आ रहा है? 2 ट्राइंगल बटा BC, ये आ रहा है AX। वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ, 2 ट्राइंगल बटा BC। अब BC एक्चुअली में BC क्या है? साइड का नाम है। अगर मैं स्मॉल a लिखूं तो ये है स्मॉल b, और ये है स्मॉल c, ये साइड की लेंथ होती है। तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये रिजल्ट आया, हमने इसे पुट करके प्रूव कर दिया आगे कॉसिकेंट में। ये साइन फॉर्मूला लगाया कि a बटा साइन है बराबर, देखो साइन फॉर्मूला होता था ना, a बटा साइन है इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू k कह के इसने लिखा। तो ये हो गया आपका ये न्यूमेरिकल। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें उसने कहा कि अगर दो कंडीशन एक साथ है, कि वो जो आपका पॉइंट है रिजल्टेंट इन सेंटर में से भी पास कर रहा है और सर्कम सेंटर में से भी, जैसे एक लाइन है, रिजल्टेंट एक लाइन है, हो सकता है वो इन सेंटर में से भी पास कर रही है और सर्कम सेंटर में से भी। तो ऐसे केस में इसकी इन सेंटर की कंडीशन तो थी P प्लस Q प्लस R0, सर्कम सेंटर की थी ये, तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों सेटिस्फाई होने का मतलब इसमें आपको एग्जाम्पल 5 तो रिपीट करना ही पड़ेगा पेपर में, और इन दोनों के हिसाब से हमने ये लिखा। कैसे लिखा? जैसे हम 2 3 1 2 लगाते हैं फॉर्मूला, कि इसका पहले सेकंड कोएफिशिएंट जैसे 1 1 1 है पहले का, तो नेक्स्ट का cos b
cos b, फिर है cos c थर्ड, फिर फर्स्ट है cos a और फिर आएगा cos b। अब क्या होता है, ऐसे दिस इंटू दिस, माइनस cos c माइनस cos b, फिर यहाँ चलेगा cos a माइनस cos c, यहाँ चलेगा cos b माइनस cos a। तो ये हो गया, इसमें उल्टा निशान पड़ता है, cos c माइनस cos a, cos a माइनस cos a। तो ये आपके पास ये कंडीशन आ गई। और इसी तरह से बी पार्ट में उसने कहा कि अगर आपका रिजल्टेंट इंसेंटर और सेंट्रॉइड दोनों में से पास करे, इसका मतलब हुआ इंसेंटर की कंडीशन और सेंट्रॉइड की भी लिखो। तो अगर हम इंसेंटर और सेंट्रॉइड की दोनों की कंडीशन लिखते हैं, ये इंसेंटर की कंडीशन है, ये सेंट्रॉइड की, तो वही 2312 यहाँ लगेगा। 2312 का मतलब है पहले कोफिशिएंट तो 1111 है और यहाँ है कोसिकेंट भी, देखो इसको ऐसे 1111 कोसिकेंट भी, कोसिकेंट बी, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट बी, 2312। ठीक है, तो अब करो ये माइनस ये सी माइनस बी, कोसिकेंट सी माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट सी, और यहाँ कोसिकेंट बी माइनस कोसिकेंट ए। तो हेंस अब इस सारे टॉपिक में 3.2 कंप्लीट हो गई हमारी, ये जितने भी एक्सप्लेनेशन हुई है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3 एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।